देखिएगा, गुड मॉर्निंग सभी को। पिछले क्लास में हमने देखा था प्रकाश, लाइट, इसमें प्रकाश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने बताया था। प्रकाश दो रूपों में चलता है, एक कण के रूप में और एक तरंग के रूप में। तो प्रकाश कण के रूप में चलता है, उसकी खोज न्यूटन ने किया, और जो प्रकाश तरंग के रूप में चलता है उसकी खोज किसने किया? हाइगेन ने किया। ठीक, प्रकाश दो रूपों में चलता है, कण के रूप में, तरंग के रूप में। इसलिए प्रकाश का सबसे डुअल नेचर का होता है, द्वि प्रकृति का होता है। तो जो प्रकाश कण के रूप में चलता है, इसी के आगे एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है आइंस्टीन। आइंस्टीन ने जो प्रकाश कण के रूप में चलता है, इसी पे सिद्धांत पे कार्य किया, जिसके आधार पे उन्होंने एक सिद्धांत दिया। क्या दिया? प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जिसका नाम है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम है। और इसकी खोज आइंस्टीन ने 1905 में किया, और इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार 1922 में दिया गया। ठीक है। और प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, उसे कह सकते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। और प्रकाश आपको बताया गया था, प्रकाश कैसी तरंगे है? यांत्रिक तरंगे है कि अयांत्रिक तरंगे है? प्रकाश अयांत्रिक तरंगे है। क्यों अयांत्रिक तरंगे? वे तरंगे होती हैं जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब बताइए, जो माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, बताइए प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा किस में होगा? निर्वात में होगा। कितना होगा? 3.8 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? प्रकाश की वेग की जो खोज है किसने की थी? रोमर ने की थी। समझे बात? फिर बात करते हैं, प्रकाश सबसे ज्यादा निर्वात में चलता है, फिर इसमें चलता है, फिर गैस में, फिर जल में, फिर आपके ठोस में। ध्वनि का जस्ट विलोम है। ध्वनि क्या काम करती है सबसे ज्यादा? ठोस में, फिर द्रव में, फिर ध्वनि क्या है? तो आपकी यांत्रिक तरंगे है कि अयांत्रिक तरंगे? ध्वनि है आपका यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। पूरी बात हुई थी। फिर बात करते हैं आपके जो प्रकाश चलता है, सोचिएगा, प्रकाश जो चलता है, अगर वो प्रकाश किसी सतह से टकराता है तो क्या करता है? वो सतह से टकरा के फिर वापस वो चला जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं क्या? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के लिए स्पेसिफिक बात ये होती है, उसमें सिर्फ एक ही माध्यम होता है। देखिए कैसे? जैसे हमने क्या काम किया? हमने चिकनी सतह लिया, हमने क्या काम किया? चिकनी सतह लिया, इस पर प्रकाश की किरणें आई, और प्रकाश की किरणें क्या करिए? वापस लौट गई। सुनने बात? तो प्रकाश की किरणें आई, प्रकाश की किरणें वापस लौट गई, उन्हीं को बोलते हैं क्या? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के लिए सिर्फ एक ही माध्यम की आवश्यकता है। फिर बात करते हैं, एक नाम सुनोगे, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। देखिएगा, अपवर्तन वह घटना होती है जिसमें प्रकाश की किरणें आती हैं, वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं। तो देखिए कैसे? जैसे देखिएगा, हमने क्या काम किया? एक माध्यम लिया जल, और दूसरा माध्यम है वायु। तो देखिएगा, प्रकाश की किरणें आई, प्रकाश की किरणें आई तो पहले माध्यम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे दूसरे माध्यम में जल में प्रवेश करेगा तो प्रकाश की किरणें क्या होंगी? थोड़ी विचलित हो जाएंगे, मतलब अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं क्या? प्रकाश का अपवर्तन। बस में तो जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरणें अपनी मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती हैं। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन करने के लिए दो माध्यम, प्रकाश के परावर्तन के लिए सिर्फ एक माध्यम की आवश्यकता है। इतनी बात है। और बात करते हैं आपकी, देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन, जैसे इसको आप इस प्रकार समझेंगे, आपने बचपन में प्रयोग किया होगा। एक क्या करते हैं? कांच लेते हैं, शीशा लेते हैं, जिसमें क्या होता है? प्रकाश की किरणें आती है और उस शीशों के क्या करते हैं? हम लोग घुमाते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? प्रकाश की किरणें आई और प्रकाश की किरणें वापस लौट जाती है। तो इसी घटना को बोलते हैं क्या? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश का
परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन मतलब क्या? जब किरणें आती हैं उन किरणों को बोलते हैं क्या? आपतित किरणें। क्या बोलते हैं? आपतित। आपतित, इसे इंग्लिश बोलते हैं क्या? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा, आपतित किरणें आई और किसी भी चिकने सतह से टकरा गई। अब चिकना सतह मतलब क्या होगा? कोई दर्पण होगा या कोई कांच होगा, ऐसा सतह होगा। तो देखिएगा, चिकने सतह से टकराई, फिर वापस किरणें वो क्या करेंगी? वापस किरणें उसी दिशा में कर सकते हैं मुड़ गई। फिर देखिए प्रकाश किरणें फिर वापस उसी दिशा में मुड़ गई। तो प्रकाश किरणें वापस उसी दिशा में मुड़ गई। तो ऐसी किरणें बोलते हैं क्या? परावर्तित किरणें। किरणें आई, परावर्तित होकर चली गई, इसे बोलते हैं क्या? परावर्तित किरणें। परावर्तित किरणें, रिफ्लेक्सिव रे। रिफ्लेक्टिव रे, रिफ्लेक्टिव रे। ठीक, इसे आर से प्रदर्शित करें, इसे आर से प्रदर्शित करें। तो बात को समझिएगा, प्रकाश की किरणें आई, इसे आपतित किरण, और इस सतह से टकराकर वापस लौट गई, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। देखिएगा, एक बात समझिएगा, जब भी प्रकाश का परावर्तन होगा और परावर्तन हमेशा एक ही माध्यम होगा, जिस तल में उसी तल में होगा। और इस बात समझिएगा, इसमें जो प्रकाश की किरणें आएंगी, जिस एंगल से आएंगी, जिस कोण से आएंगी, उसी दिशा में उसका परावर्तित किरणें भी क्या होंगी? उसी दिशा में, उतने ही एंगल पे वो मुड़ जाएंगे। अगर आपतित किरणें 60 डिग्री पे आएगी तो क्या होगा? परावर्तित किरणें भी 60 डिग्री पर मुड़ जाएंगी। बात समझ रही? तो परावर्तित किरणें, आपतित किरणें अगर 60 डिग्री एंगल बना रही तो परावर्तित किरणें भी उतनी डिग्री पर बना रही। ठीक है, तो देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन की हमने बताया कि आप प्रकाश के परावर्तन के एक ही माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें प्रकाश की किरणें आती है, उसे आपतित किरणें करते हैं और सतह से टकरा कर वापस लौट जाते, से बोलते हैं क्या? परावर्तित किरणें। ठीक है, अब आपतित किरणें इस तल से क्या काम करती है? इस तल से थीटा डिग्री एंगल बनाती है, इसे बोलेंगे क्या? आपतन कोण। इसे बोलेंगे क्या? आपतन कोण। आपतन। फिर इस एंगल से, इस तल से टकरा के क्या करती? वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये भी एंगल बनाए, इसे बोलते हैं क्या? परावर्तन कोण। इसे क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। तो एक बात समझिएगा, प्रकाश के परावर्तन के लिए, प्रकाश के परावर्तन के लिए, प्रकाश के परावर्तन के लिए एक ही माध्यम होना चाहिए, और जो जिस एंगल पे आपतित किरणें आ रही हैं, जिस एंगल पे आपतित किरणें आ रही, उसी एंगल पे परावर्तित किरणें भी रिफ्लेक्ट होंगी। मतलब कहने का अर्थ क्या होता है? अगर आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा। अगर 30 ये है तो भी 30 होगा। प्रकाश का परावर्तन में आपतित किरणें जितने एंगल पे आती है, परावर्तित किरणें भी उतने एंगल से वो निकलेंगे, रिफ्लेक्ट। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। तो देखिएगा, जब प्रकाश की किरणें आई, वापस टकरा के चली गई, इसके बीचों बीच से एक रेखा खींचा जाता है, इसके बीचों बीच से एक रेखा खींचा जाता है, जिसका नाम है अभिलंब। क्या नाम है? अभिलंब। ये जो अभिलंब रेखा है ना, ये क्या काम करती है? ये आपतित किरणों को अलग करती है और परावर्तित किरणों को अलग करती है। इसी रेखा के माध्यम से हम लोग एंगल डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे? एंगल, कि मतलब आपतित किरणें कितने एंगल बना रही है, परावर्तित किरणें कितने एंगल पे बना रही है। तो एक काल्पनिक रेखा इसे बीचों बीच में खींचा जाता है, जिसे बोलते हैं क्या? अभिलंब। और अभिलंब ही क्या करता है? ये आपतित किरणें और परावर्तित किरणों को क्या करता है? आपस में बांटने का प्रयास करता है। ठीक है, तो बात को समझिएगा। अब जिस एंगल पे आपकी किरणें आई, उसी एंगल पे क्या हुई? प्रकाश की किरणें वापस लौट गई। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के लिए दो नियम है, दो नियम है, दो कंडीशन है। पहला ये करता है, जिस एंगल पे प्रकाश की किरणें आती है, उसी एंगल पे वापस
लौट गया। कहने का अर्थ था जो आपतन कोण होगा, आपतन कोण मतलब कोण आई इक्वल टू कोण। कहने का अर्थ जो फर्स्ट कंडीशन होता है, जितने एंगल पे आपतन कोण होगा उतने एंगल पे क्या होगा, परावर्तन। ठीक। दूसरा नियम क्या करता है, दूसरा नियम क्या करता है, आपतित किरणें, आपतित किरणें, परावर्तित किरणें, आपतन बिंदु, ये है आपतन बिंदु, आपतन आपतित किरणें, परावर्तित किरणें, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम। अगर मान लीजिएगा ये अभिलंब, अब मान लीजिए इसको अभिलंब हटा के हम यहाँ पे कर देंगे तो ये प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। तो प्रकाश का परावर्तन वहीं होगा जहाँ पे किरणें आके टकराई वापस लौट रही, वहीं से बीचों बीच से बात समझ नहीं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, एक क्या है, कोण आई इक्वल टू कोण आर, और कर सकते हैं आपका आपतित किरणें और परावर्तित किरणें, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होंगे, तभी प्रकाश का परावर्तन का कंडीशन लागू होगा। ठीक है, तो इस पर कुछ प्रश्न है, आप लोग बताइएगा। एक आपतित किरणें 60 डिग्री का कोण बनाते हुए आ रही है, तो परावर्तित किरणें कितने एंगल पे बनाए, बोले बताया थे। फिर बात समझिएगा, आपतित किरणें तल से कह सकते हैं आपका 45 डिग्री का कोण बना रही है, तो परावर्तित किरणें बात समझ रही। प्रकाश का परावर्तन हम देख लिया। अब बात करते हैं आपके दर्पण की। ठीक है, चलिए दर्पण देखा जाए। इसको लिखवा दिया गया है, पूरा एक एक पॉइंट लिखवा दिया गया है। देखिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, दर्पण। क्या कर रहे हैं, दर्पण। दर्पण जिसे बोलते हैं क्या, मिरर। क्या बोलते हैं, मिरर। बात करिए, देखिएगा दर्पण दो होते हैं, दर्पण मुख्य रूप से दो होते हैं। कौन कौन से, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है क्या, समतल दर्पण, और दूसरा होता है क्या, दूसरा क्या होता है, समतल दर्पण बोलते हैं क्या, प्लेन ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन। गोली दर्पण बोलते हैं क्या, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, चलिए देखिएगा। अब पहले बात करते हैं आपकी क्या, समतल दर्पण। देखिएगा समतल दर्पण, पहले बात करते हैं दर्पण क्या होता है। दर्पण और लेंस में अंतर क्या है, तो बताए। दर्पण और लेंस में अंतर क्या है, देखिएगा क्या होता है दर्पण में और लेंस में अंतर क्या है। जो दर्पण होता है एक तरफ कलई किया होता है, समझ रहे बात, लेकिन लेंस में ऐसा नहीं होता, उसमें दोनों तरफ क्या होता है, परावर्तक का होता है। अब बात करते हैं जो कोई दर्पण है आपका, दर्पण मिरर, उसमें कलई क्या होता है, तो कलई कर सकते हैं आपके 4 तरीके से किया जाता है। कौन कौन से, या तो वो कलई सिल्वर ब्रोमाइड से किया हो, सिल्वर ब्रोमाइड से। दूसरा, या तो वह पेंट कलई सिल्वर नाइट्राइड से,
आयरन ऑक्साइड से, और या तो पारा से। ये 4 प्रकार से कलई किया जाता है। अधिकतर आपका सिल्वर नाइट्राइड और सिल्वर ब्रोमाइड से ही क्या होता है, कलई किया होता है। बात समझे नहीं? तो 4 मेथड है आपकी कलई करने की। अब बात है जो दर्पण होता है, दर्पण का एक तरफ जैसे हमने बनाया क्या समतल दर्पण, तो समतल दर्पण के जो आगे वाला भाग होता है जहाँ पे किरणें आती हैं और किरणें वापस टकरा के चली जाती हैं, उसे बोलते हैं क्या, परावर्तक तल। क्या बोलते हैं इसे? परावर्तक तल। जहाँ पे क्या होती है, किरणें आएंगी और वापस क्या होंगी, लौट जाएंगी। तो इसके पीछे वाले साइड को, पीछे वाले जो साइड है उसमें क्या होता है, कलई किया होता है। बात समझिएगा। तो कलई 4 मेथड से, इनमें से ज़्यादातर सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्राइड। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, समतल दर्पण। समतल दर्पण देखिएगा, समतल दर्पण इसका आगे वाला साइड क्या होगा, परावर्तक तल होगा, पीछे वाला कलई क्या होगा। और ये क्या होगा, चपटा होगा, प्लेन होगा। अब बात करते हैं समतल दर्पण खासियत क्या है। समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिस पर जो प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो हम कह सकते हैं इसका कैरेक्टर क्या है, ये इसमें प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा बनेगा। हमने आपको बताया था जब भी प्रतिबिंब आभासी होगा वो क्या होगा, सीधा। जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा वह उल्टा होगा। फिर दूसरी पॉइंट, समतल दर्पण पे जब भी प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण के पीछे बनता है। क्या बनता है, दर्पण के पीछे, दर्पण के। और पॉइंट समझिएगा, समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनेगा, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी ही बड़ी उसका प्रतिबिंब होगा। एग्जाम में कई बार पूछता है ऐसा कौन सा दर्पण है जो जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा उसका क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा दर्पण है समतल दर्पण जिसमें जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। बाकी आपके उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या काम करते हैं, या तो उस वस्तु को बड़ा करके दिखाई देंगे या तो उस वस्तु को छोटा करके दिखाई देंगे। लेकिन समतल दर्पण जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी ही बड़ी उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो वस्तु के बराबर उसका प्रतिबिंब। नेक्स्ट समझिएगा, समतल दर्पण की तरफ बात करते हैं। जब हम समतल दर्पण की तरफ भी वेग से जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब उसकी ओर 2 भी वेग से आएगा। क्या आएगा, अगर समतल दर्पण की तरफ हम भी वेग से जा रहे हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होगा उसकी तरफ 2 भी वेग से आएगा। क्या आएगा, 2 भी वेग से। अगर हम समतल दर्पण की तरफ 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रहे हैं तो प्रतिबिंब आपकी तरफ 10 मीटर प्रति सेकंड से वेग से चलेगा। इसलिए इसका उपयोग करते हैं जो आपके जो जिम करते रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो दौड़ते रहते हैं वहाँ पे शीशे लगे होते हैं समतल दर्पण के, और दौड़ेंगे क्या 10 या 20 और दिखाई देगा 40, और उससे क्या होगा, उनको और एनर्जी मिलेगी, यार बहुत तेज दौड़ रहे हैं तो और तेज दौड़ने लगते हैं। तो मतलब आपका होता है 20 ही, दिखाने रहता है क्या वो 40, जैसा लग रहा है बहुत तेज। तो हम कर सकते हैं क्या, अगर हमारे तरफ हम दर्पण की तरफ भी वेग से जा रहे हैं तो प्रतिबिंब हमारी तरफ ऐसा नजर होगा कि बहुत तेजी से आ रहा है, मतलब दुगने वेग से है। बात समझिएगा। कोई व्यक्ति है बात समझिएगा, कोई व्यक्ति है अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो समतल दर्पण का कर सकते हैं, उस समतल दर्पण पर पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो अपनी वस्तु की जो आपकी पूरी लंबाई है उसकी आधी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है
समतल दर्पण में, तो उसकी लंबाई की आधी समतल दर्पण होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति का जो लंबाई है कितना है, लंबाई अगर 170 सेंटीमीटर है, 170 सेंटीमीटर है, तो उसका दर्पण कितना होगा, कितना 85 सेंटीमीटर। क्या होगा, तो हम कर सकते हैं दर्पण लंबाई की आधी, लंबाई की आधी दर्पण लेना चाहिए। ठीक है, अब बात समझिएगा, दो समतल दर्पण है, दो समतल दर्पण है। तो जैसे अगर बात किया जाए दो समतल दर्पण हैं, वह समतल दर्पण आपस में मान लीजिए कुछ एंगल पे रखे हुए हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब के लिए फॉर्मूला है क्या, n = 360/, दो समतल दर्पण थीटा डिग्री एंगल पे रखे हैं, तो उसका प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है n = 360/θ, जहाँ पे n क्या है, प्रतिबिंब की संख्या, जहाँ पे n क्या है, प्रतिबिंब की संख्या, ठीक, थीटा एंगल है। जैसे समझिएगा एग्जाम में प्रश्न पूछा है, दो समतल दर्पण 60 डिग्री के एंगल पे रखे गए हैं, तो कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। जैसे दो समतल दर्पण है तो कितनी मुंडी दिखाई देंगे, उसके कितने सिर दिखाई देंगे दर्पण में। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n = 360/θ। अगर प्रतिबिंब की संख्या सम आई तो हमेशा एक घटा देंगे। अगर मान लीजिए अगर कहीं 6 आया तो घटा देंगे, 1 कर देंगे, तो 5 प्रतिबिंब संख्या। अगर विषम आया तो उसमें क्या करेंगे, जो है वही छोड़ देंगे। अगर 5 आया तो सिर्फ 5 ही। तो मान लीजिए अगर दो समतल दर्पण है, उसके प्रतिबिंब का जो समतल दर्पण वो आपस में 60 डिग्री एंगल पर रखे गए हैं, तो उसकी प्रतिबिंब की संख्या तो n = 360/60 कितना आएगा, 6 आएगा ना। लेकिन हमने बताया कि अगर सम आएगा तो 1 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 5। तो प्रतिबिंब संख्या कितनी हो जाएगी, 5। फिर प्रश्न अगर पूछा जाए, बताइए दो समतल दर्पण है, वह 40 डिग्री कोण पे रखे गए हैं, तो उसका प्रतिबिंब की संख्या क्या है, 9। तो 9 सम है कि विषम, सम है, तो आपका 9 ही बस है। तो प्रतिबिंब जो आपकी बन रहे हैं, वो दो समतल दर्पण जो एंगल बन रहा है, उसके आधार पे आपका प्रतिबिंब निकालने का ये आपका फॉर्मूला होता है, पूछता है। अब बात करते हैं हम समतल दर्पण की बात करते हैं। जैसे देखिएगा, हाँ बिल्कुल आइए, इसको रब कर देंगे, भी लिखेंगे इसको, ठीक। देखिएगा एक प्रश्न पूछा है, हाँ बिल्कुल आइए। देखिएगा हमने क्या काम किया है, परावर्तक हम कह सकते हैं कि क्या लिया, एक समतल दर्पण लिया, ठीक है। इस समतल दर्पण की प्रकाश की किरणें आई, प्रकाश किरणें आई, वापस टकरा के चली गई, ठीक। एक किरण समतल दर्पण के तल से, समतल दर्पण के तल से 45 डिग्री का कोण बना रही है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। इसने पूछा है क्या, देखिए इसने क्या कहा, एक किरण है वो समतल दर्पण से के तल से, समतल दर्पण ये है आपका तल, ठीक है, और यहाँ पे खींच दिए क्या, ये है आपका अभिलंब। तो देखिएगा अभिलंब और तल के बीच जो कोण होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है, देख रहे हैं 90 डिग्री होता है। इसने प्रश्न किया, एक किरण है वो समतल दर्पण के तल से 45 डिग्री, मतलब तल से क्या कर रही है, 45 डिग्री का कोण बना रही है, ये बराबर, ठीक है, 45 डिग्री का कोण बना रही है। तो बताइए परावर्तन कोण का मान, ये वाला पूछा, ठीक है। तो हम जानिएगा अगर 45 डिग्री ये है और ये यहाँ से कितना होता है, 90 होता है, तो 45 कर देंगे तो 90 हो जाएगा। तो परावर्तन कोण का मान कितना हुआ, अभी ये 45 हम जानते हैं। अगर आपतन कोण क्या कर सकते हैं, आपका परावर्तन कोण क्या होगा,
आपतन कोण क्या होगा, अगर 45 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण क्या होगा, वो भी 45 डिग्री, वो भी क्या होगा 45। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर ये 60 होता तो, अब प्रश्न के घुमा दिया गया है। अब देखिए प्रश्न क्या कर दिया है, अब बताइएगा, अभी सभी लोग अब बताइएगा। एक समतल दर्पण के परावर्तक तल से, बात समझिएगा, 60 डिग्री तल से बना रही है तो परावर्तन बिल्कुल 30 होगा। जब ये 60 है तो ये 30 और ये 30 हो जाएगा। अब प्रश्न घुमा दिया है, अब यही प्रश्न है, क्या क्या, एक किरण समतल दर्पण के तल से 35 डिग्री का कोण बनाती है, 35 डिग्री का कोण तल से बनाती है तो परावर्तन आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या, सॉल्व करिए। सही कितना होगा तो समझिए कैसे, कितना होगा 110, बिल्कुल सही। कैसे कह रहा था, ये 35 डिग्री है तो जब ये 35 डिग्री तो 90 में से 35 हटाइए, कितना आएगा 55 डिग्री आएगा, समझिएगा, ये 55 डिग्री। तो जब ये 55 डिग्री तो स्वाभाविक सी बात है ये भी 55 डिग्री होगा, तो ये 55 कुछ कर सकते हैं। प्रश्न क्या पूछा है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का एंगल क्या, ये पूछा है। तो 55 और प्लस 55 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 110 डिग्री, बात समझे। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं आपके प्रकाश के परावर्तन से, समतल दर्पण से, बात समझ रही। ये भी जान लीजिएगा, समतल दर्पण में जितनी दूरी पे वस्तु रखी होगी उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो उसका प्रतिबिंब भी उस दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा। तो समतल दर्पण की खास बात है। बाकी आपके उत्तर दर्पण अवतल दर्पण की स्थिति होती है कि कहाँ पे वस्तु रखें, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, जितनी दूरी पे वस्तु होगी उतनी दूरी पे उसका प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई। नेक्स्ट समझिएगा, अब हम बात करने जा रहे हैं गोली दर्पण।